हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेड इजी वी मेक इट इजियर। माय नेम इज़ प्रद्युम। और हमारी वैकेंसीज़ वाली सीरीज़ में जिसमें हम आप सबको नई नई वैकेंसीज़ के बारे में बताते हैं कि कौन सी वैकेंसीज़ अब आई हैं। तो उस तरीके से उसी लाइन में लेटेस्ट जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। जैसा कि आपने डिटेल में देख लिया होगा, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन के बारे में हम आज बात करेंगे। मैं यहाँ पे ये पेन ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम ये डिस्कस करना चालू करते हैं। ओके। तो इसी 20 तारीख को एसएससी की वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन आया है। और एक सेकंड बस, नोटिफिकेशन आया है ssc.nic.in पर। और 20 तारीख को ही आया है, 20 अगस्त को नोटिस आया है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जामिनेशन के लिए। और इसकी जो डेट्स हैं वो इस तरीके से हैं। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 20 तारीख से लेके 5 सितंबर तक आप ये फॉर्म्स भर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है? 5 सितंबर है रात में 11 बजे तक। उसके बाद चैलेंज जनरेशन ये वगैरह सब सेम रहता है। आपको फॉर्म भरने के टाइम पे आप फी पे कर देते हैं, तो उसमें कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर आपको लगता है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गड़बड़ हो गई है या कोई दिक्कत आ रही है, तो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए और ऑनलाइन पेमेंट के करेक्शन चार्जेस के लिए आप 7 तारीख तक भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसको वापस से रिव्यू कर सकते हैं एक बार के लिए। इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा, जो रिटन जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो नवंबर 2022 में, इसी साल के नवंबर में वो चालू होगा। तो ये रही हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स इस एग्ज़ाम को लेकर। इसके आगे हम और चीज़ें देखते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़िए। गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर एनकरेज टू अप्लाई। वुमेन कैंडिडेट्स को एनकरेज करने के लिए ये है, और इसीलिए उनकी फ़ीस में एग्जामेशन उनको दिया जाता है, लड़कियों को। वैकेंसीज़ के डिटेल के बारे में हम बात कर लेते हैं, किस तरीके से वैकेंसीज़ रहेंगी उसके बारे में अभी देख लेते हैं हम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए नेशनलिटी, सिटीजनशिप, वो उसको कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा एज लिमिट को देखने के लिए कि एज, कौन सी एज तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी वाला जो एग्ज़ाम लगेगा उसमें 18 से 18 ईयर्स से 30 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2022 को आप 18 साल से 30 साल के बीच में होने चाहिए। कैंडिडेट बॉर्न, और इसको और स्पेसिफाई करने के लिए उन्होंने ये भी लिख दिया, कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/1992, ठीक है, 2 जनवरी 1992 से पहले आप बॉर्न नहीं होने चाहिए। और 1 जनवरी 2004 के बाद आप पैदा नहीं होने चाहिए। आर एलिजिबल टू अप्लाई, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 ईयर्स इसकी मिनिमम एज है और 30 ईयर्स जो है इसकी मैक्सिमम एज इसमें रहने वाली। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए यहाँ पे चेंजेस हैं। 18 साल आपकी ठीक रहेगी, मिनिमम एज का जो एरिया है, क्राइटेरिया है। लेकिन मैक्सिमम एज आज की 27 ईयर्स ही होनी चाहिए 1 जनवरी 2022 के लिए। और स्पेसिफाई इन्होंने कर दिया 2 जनवरी 1995 से पहले आप बॉर्न नहीं होने चाहिए, या फिर 1 जनवरी 2004 के बाद आप बॉर्न नहीं होने चाहिए, ठीक है। परमिसिबल रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है। SC STs को यहाँ पे मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा। OBCs को 3 ईयर्स का, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फिजिकली हैंडिकैप्ड जो लोग होते हैं उनके लिए 10 ईयर्स का। OBC में अगर आप हैं उस क्राइटेरिया से तो 13 ईयर्स का, और SC ST कैटेगरी से हैं तो 15 ईयर्स का। एक्स सर्विसमैन ESM जिसे हम बोलते हैं उसके लिए 3 ईयर्स है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑन द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। और ये इस तरीके से बाकी भी हैं इसमें। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेटिंग ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज, ठीक है, इन फॉरेन कंट्री। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री और इन डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज्ड एज ए कंसिक्वेंस देयर ऑफ। तो इस तरीके से ये रहने वाला है। और परमिसिबल रिलैक्सेशन जो रहेगा अपर एज लिमिट का, वो ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, ग्रुप डी की पोस्ट के लिए नहीं रहेगा वो। और बाकी भी इसमें है, वो मैं, ये जो नोटिफिकेशन है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ।
तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं डिटेल में अगर आपको ये देखना है। बाकी बहुत ज़्यादा लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जनरली हम ये सब फॉर्म भरते हैं सारे लोग, तो स्पेसिफिकली उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। और ये डेफिनेशंस वगैरह दे रखी हैं, एक्सप्लेनेशन, एक्स सर्विसमैन किसको माना जाएगा और ये सारी चीज़ें, तो इसको बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और सर्टिफिकेशन भी नहीं हमें पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है। आप आराम से जाके अपने पास में ई मित्र, कोई भी ई मित्र वाला होगा उसके वहाँ जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, उनको सारी डिटेल्स और पता रहती हैं, डेली वो इस तरीके से फॉर्म्स भरते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई, वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 5 सितंबर 2022, जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। 10+2 वाला इसमें सिस्टम चलता है। तो 12वीं आपने पास कर ली हो, 12th एग्जाम आपने 12th पास कर लिया हो। अब इसमें कोई भी ऐसा नहीं दे रखा कि आपने पीसीएम से या मैथ से या साइंस से या कॉमर्स वगैरह किसी से पास किया हो। आप किसी भी फील्ड से हैं, आर्ट से भी हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इन फॉर्म्स को भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। अप्लाई करने के लिए जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं, सबसे ऊपर वो लिखा ही हुआ था ssc.nic.in इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, फोटोग्राफ जो है आपका कितने KB का होना चाहिए, उसकी साइज़ क्या है, उसको भरने की ज़रूरत नहीं है, इमेज से जाके आप आराम से भर सकते हैं फॉर्म। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हम बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस इसकी क्या रहने वाली है, 100 रुपीज़ इसकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। और जो जिनको नहीं भरना है उनके बारे में भी इसमें डिटेल है, जिनको फीस नहीं देनी है उनके लिए भी। विमेन कैंडिडेट्स को नहीं देनी है फीस, एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, SCs में जो आते हैं उनको नहीं मिलेगी। शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं STs, उनको भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनस विद डिसेबिलिटी, ठीक है, उनको भी नहीं देना है। एक्स सर्विसमैन को भी नहीं देना है। जो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, उनको देने की ज़रूरत नहीं है। और ऑनलाइन ही इसका फ़ी रहेगा। और SBI ब्रांच से SBI चालान आप कटवा के उसको अपलोड वहाँ पे वो करते हैं तो हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी चालान के थ्रू भरेगा, UPI के थ्रू आप कर देंगे, नेट बैंकिंग या आपके जो कार्ड हैं उनके थ्रू आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से। और वो भी ई मित्र वाला आपसे कर देगा, वो पेमेंट कर देते हैं और आपसे वो फीस ले लेंगे जितना भी उनका रहता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी इसमें और ज़रूरी नहीं है। आगे हम और बात कर लेते हैं, और कोई ज़रूरी होती है चीज़ तो। अच्छा, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया इनके लगभग सेंटर्स रहते हैं। ए कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट द सेंटर्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन विच ही शी डिजायर्स टू टेक द एग्जामिनेशन, ठीक है। वो आपसे प्रायोरिटी भरवाएंगे फॉर्म भरते टाइम कि कहाँ कहाँ आपको देना है। तो यहाँ ये रहेगा सेंट्रल रीजन जो है, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश आते हैं, उनके यहाँ पे लिखे हुए हैं भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी और पूर्णिया। तो ये आप सारे भर सकते हैं, ठीक है। ईस्टर्न अगर आप रीजन से हैं, उसमें आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल उसमें आता है। और इनके आप भर सकते हैं पोर्ट ब्लेयर से, रांची से, भुवनेश्वर से, कटक से, संबलपुर से, गंगटोक से, कोलकाता से और सिलीगुड़ी से। कर्नाटक केरला रीजन से अगर आप आते हैं तो बेलगावी, बेंगलुरु, हुब्बली, कलाबुरागी, ठीक है, गुलबर्ग जिसे बोलते हैं, मंगलुरु, मैसूरू, शिवमोगा, उडुपी, एर्नाकुलम, कन्नूर, कोल्लम, कोट्टायम, कोझिकोडे, तिरुवनंतपुरम और थ्रिसुर, यहाँ से आप भर सकते हैं। मध्य प्रदेश रीजन से आप, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आते हैं, तो बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन, इस तरीके से ये सारे रीजन्स इसमें रहने वाले हैं। मेन जो सिटीज़ रहती हैं उनमें आप भर सकते हैं, जैसे दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड में ये सारी सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सारे ये हो गए एग्जाम सेंटर्स। एग्जामिनेशन का जो स्कीम रहेगा वो क्या रहने वाला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। टोटल जो ड्यूरेशन एग्जाम की इसमें बता रहे हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम लगने वाला है, ये यहाँ से पता लग रहा है, ठीक है। तो टोटल जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा, 2 आवर्स की ड्यूरेशन रहेगी। और 40 मिनट्स एक्स्ट्रा PWD कैंडिडेट्स को मिलेंगे, ठीक है, पर्सन विथ
डिसेबिलिटी। और एग्जाम कैसे लगने वाला है वो ये रहा। पार्ट 1 में आपके क्वेश्चन आएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रहेंगे 50 और मैक्सिमम मार्क्स भी इनके 50 रहेंगे। मतलब 1 मार्क्स इज इक्वल्स टू 1 क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क यहाँ पे दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस मतलब जीके के जो क्वेश्चन रहेंगे उनके वो भी 50 क्वेश्चन हैं और 50 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 100 ही मार्क्स उनके रहने वाले। ठीक है ये हो गया। और अब बात कर लेते हैं हम और नेक्स्ट डिटेल्स और देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली। मतलब ABCD वाले आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऑप्शंस रहने वाले हैं। ठीक है 4 या 5 ऑप्शंस उसमें आपके पास रहेंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, अब यहाँ पे आ गया। और दूसरी बात ये बाइलिंगुअल होगा पेपर, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। ठीक है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। ठीक है 0.25 मार्क्स की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और ईच रॉन्ग आंसर, हर गलत आंसर के लिए कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। तो 1/4 का आपका जो इसमें है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइजेशन इसमें किया जाएगा। ठीक है पेपर जब आपके लगेंगे तो उसके हिसाब से कि पेपर अगर टफ आया है तो उसको नॉर्मलाइज करके उसके नंबर मार्क्स ज़्यादा दिए जाते हैं, उस तरीके से ये रहता है। आपको इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ये रहेगा। और आंसर की उसमें कुछ टाइम बाद एग्जामिनेशन होने के बाद आ जाएगी, उसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं देखना है। ठीक है अच्छा सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम ये लगेगी इसका सिलेबस क्या है, इंडिकेटिव सिलेबस और ऑफ कंप्यूटर बेस्ड मोड एग्जामिनेशन। ठीक है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपके कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बारे में बात कर लें। इट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, मतलब वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके की इसमें रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। ठीक है वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों तरीके से आपसे रीजनिंग इसमें पूछी जाएगी। द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन, अब आप यहाँ पे देख लें कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ये हो गया। उसके बाद स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज एटसेट्रा। उसके बाद the test will also include question designed to test the candidate's ability to deal with abstract ideas, abstract ideas से डील करने के लिए उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, and symbols and their relationship, arithmetical computation and other analytical functions। तो ये इसमें रीजनिंग आपकी रहने वाली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी टू कैंडिडेट ऑफ द कैंडिडेट्स, जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी। ठीक है मतलब जीके के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स वगैरह। क्वेश्चन विल ऑल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया। अब यहाँ पे सिलेबस थोड़ा और स्पेसिफिक वो कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लें। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया। ठीक है एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, तो इंडिया एंड इट्स नेबर्स करके एक टॉपिक आता है, उसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हमारे दूसरे देशों से जो किस तरीके से संबंध है, क्या हमारी ट्रीटीज़ होती हैं, कोई स्कीम्स वगैरह हैं। ठीक है कुछ खरीद फरोख्त होती है, उस चीज़ के लिए ये किया जाता है। स्पेशली पर्टिंग टू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के थ्रू स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कहीं कोई गेम चल रहे हैं, फीफा वर्ल्ड कप है या कोई भी और। हिस्ट्री के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इंडियन हिस्ट्री के, इंडियन कल्चर के, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, इकोनॉमी आपसे पूछी जाएगी। जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल पॉलिटी आपसे पूछी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस भी उसमें रहेंगे। और साइंटिफिक रिसर्च के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कोई वैक्सीन नहीं बनी है उसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई मिशन चल रहा हो, स्पेस मिशन वगैरह, उनके बारे में। क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन, लिखा हुआ है कि और स्पेशल उसकी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम सबको पता है उसके लिए बहुत स्टडीज़ आपको करनी होती हैं। ये हो गया। उसके बाद ठीक है मैं स्पेशली एक चीज़ लिखी हुई है, विजुअली जो हैंडीकैप लोग हैं, ठीक है
आइज में जिनकी दिक्कत है, 40% एंड अबव की जिनकी दिक्कत है विजुअल डिसेबिलिटी की, देयर विल बी नो कंपोनेंट ऑफ मैप्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, स्टैटिस्टिकल डेटा एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जनरल अवेयरनेस पेपर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब बात आती है इंग्लिश की, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इन एडिशन टू द टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकेबलरी, वोकेब आपसे पूछी जाएगी, ग्रामर आपसे पूछी जाएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम एंड इस करेक्ट यूजेज आपसे पूछे जाएंगे। इन हर राइटिंग एबिलिटी विल आल्सो बी टेस्टेड, वो आपसे बाद में पूछी जाती है राइटिंग एबिलिटी। दोस्तों हमारा जो ये चैनल है प्रेड इजी, ठीक है, इसमें हम स्पेसिफिकली फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी मैं सिर्फ खुद ही इसके थ्रू पढ़ाता हूँ, इस चैनल के थ्रू, और ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। आपको किसी भी नोट्स के लिए या कोई भी और नॉलेज अगर आपको लेनी है, कुछ भी आपको पढ़ना है, तो उसके लिए आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये मेरा वादा भी है आपसे कि हमेशा के लिए ये फ्री रहेगा, आपसे कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी फीस वसूली नहीं जाएगी पढ़ाने के लिए, हमेशा ही ये फ्री चलेगा। बिकॉज हमारा एम ही ये है कि हमें फीस फ्री एजुकेशन सभी को प्रोवाइड करवाने का हमारा लक्ष्य है। मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोगों को एजुकेशन मिले, वो फ्री में मिले, जिससे जिन लोगों के चांसेस नहीं बन पाते हैं किसी भी कंडीशन को लेकर, वो लोग इस कारण से सिर्फ पीछे ना रह जाएं कि वो फीस नहीं दे पाते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, कोचिंग्स में, कोचिंग सेंटर्स में, तो वो इसके थ्रू पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इंग्लिश पे ही हमारा स्पेशली फोकस है फिलहाल के लिए। कोई और टीचर आता है तो वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता हूँ और इंग्लिश पे ही मेरा पूरी तरीके से फोकस है। तो अगर आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो कई सारी जो हैं प्लेलिस्ट बनी हुई हैं पूरे चैनल में, आप देख सकते हैं। एग्जाम वाइज भी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एग्जाम वाइज भी मैंने वहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है, टॉपिक वाइज भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जिससे कोई को किसी भी बच्चे को अगर लगता है कि स्पेसिफिकली उन्हें कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इस तरीके से ये रहेगा। तो इंग्लिश में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप वो वहाँ से कर सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरी एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, डाउट्स वगैरह कुछ भी होते हैं, ठीक है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको एक सेकंड, आप रुक जाइए। ठीक है, तो एक सेकंड। हाँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, प्रेडिजी मेक इट इजियर, आप इसको ज्वाइन कर लें। और यहाँ से आप क्या है, हमें जो भी हम लेटेस्ट चीज़ें डालते रहते हैं, वीडियोस डालते हैं, पीडीएफ डालते हैं, नई वैकेंसीज के बारे में बताते हैं, उनको आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी नई वैकेंसीज आई हैं, सर ने अभी कौन सी नई वीडियो अपलोड की है उसको लेकर। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन हो हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, आप कोई भी क्वेश्चन कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें ईमेल भेज सकते हैं यहाँ पे ANGREZIINENGLISH अंग्रेजी इन इंग्लिश @gmail.com। यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, कभी भी आप ईमेल कर दें और आपको टाइम रहते हुए उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो ये दो जरिए हैं आपको नॉलेज लेने के, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और बाकी आप यूट्यूब पर तो वीडियो सारी देखेंगे ही। अगर आपको लगता है कि हम उस लायक हैं कि आप वहाँ से पढ़ सकें, तो इंग्लिश की जो वीडियोज़ हैं वो आप एक बार ट्राई करके देखें और ये चेक करें कि आपके लेवल की वहाँ पे पढ़ाई करवाई जा रही है या नहीं। तो अब और मुझे पूरा विश्वास है आपको वो बहुत वीडियोस पसंद आएंगी, क्योंकि मेरा पूरा फोकस स्पेसिफिकली इंग्लिश पर ही है। और अभी अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एसएससी का वहाँ पे पेपर करवाया है, उसको भी आप देख सकते हैं कि एसएससी के पेपर को सॉल्व किस तरीके से मैंने करवाया है, उसको भी आप बता सकते हैं और अपने व्यूज़ भी रख सकते हैं कि किस तरीके से मुझे उसमें और सुधार करना चाहिए या वो परफेक्ट है, उसको आप बता सकते हैं। ये हमारा हो गया था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब हम बात करते हैं स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। स्किल टेस्ट किस तरीके से लगने वाला है, ठीक है। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में पास हो जाएंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए चुना जाएगा, ठीक है। और द कैंडिडेट्स विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश। उनको डिक्टेशन दी जाएगी 10 मिनट्स के लिए इंग्लिश में या हिंदी में, एज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपसे पूछा जाएगा एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट। 100 वर्ड्स पर मिनट आपको करना होगा फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। ग्रेड सी के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है तो 100 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए।
और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए आपने फॉर्म भरा है तो 80 वर्ड्स पर मिनट की आपकी उसमें स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। द मैटर विल हैव टू बी ट्रांसक्राइब्ड ऑन कंप्यूटर, और कंप्यूटर पर आपको लिखना है। द ट्रांसक्रिप्शन टाइम इज एज फॉलोज, ये टाइम आपको दिया हुआ है कैसे उसमें करना है। पोस्ट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, इंग्लिश में अगर आपका लग रहा है तो आपको 50 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया फिजिकली हैंडीकैप जो लोग हैं उनके लिए 70 मिनट का यहाँ पर टाइम रहेगा। ग्रुप डी के लिए ही अगर आप हिंदी में दे रहे हैं तो 65 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, और बाकी उन लोगों के लिए 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, ठीक है। PWD कैंडिडेट्स के लिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी अगर आप इंग्लिश से दे रहे हैं तो 40 की आप टाइम मिलेगा, 40 मिनट का आपको, और PWD कैंडिडेट्स के 55 मिनट्स। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए अगर आप हिंदी से दे रहे हैं तो 55 मिनट्स का टाइम मिलेगा, और 75 मिनट्स PWD कैंडिडेट्स को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ठीक है। और जो लोग हिंदी से एग्जाम दे रहे हैं चाहे आप इंग्लिश से एग्जाम दे रहे हैं, तो आपने जिससे भी एग्जाम दिया है उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनको उसके बाद जो क्या है नौकरी करते हुए आपको वहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, आपको हिंदी भी सिखाई जाएगी और इंग्लिश दोनों ही आपको सिखाई जाती है अपॉइंटमेंट करने के लिए, ठीक है। और प्रोविजन पीरियड आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा अगर आप वो उस समय में नहीं सीखते हैं तो, ठीक है। एग्जाम देने के लिए आपको एक ही लैंग्वेज काफ़ी है, लेकिन जब आपका प्रोविजन पीरियड चल रहा होगा तब आपको दोनों लैंग्वेजेस में स्टेनोग्राफी सिखाई जाएगी और वो आपको सीखनी ही होगी, इस तरीके से रहेगा। और इसमें कुछ भी नहीं है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, इसको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो ज़रूरी है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारी डिटेल दी हुई होती है, इसको जनरली पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, स्पेशली किसी जैसे आप SC हैं, ST हैं, या फिर आप बोल दें कि एक सर्विसमैन हैं, ठीक है, तो उनके लिए कुछ डिटेल दी हुई होती हैं तो वो आपको देखनी होती हैं। बाकी जनरली जो क्वालिफिकेशन एरियाज जो दिए होते हैं वो सारे नॉर्मल रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ फीस देखनी होती है मेनली, आपको सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखना होता है, और एज का जो क्राइटेरिया वो मेनली हमारा रहता है। तो जनरली वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। स्पेसिफिकली अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स किसी तरीके से फॉर्म भरना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मैं थोड़ा क्राइटेरिया से इधर उधर हूँ, तो वो ये पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया टेलीग्राम चैनल पे ये अपलोड कर दिया गया है, मैंने ये अपलोड कर दिया है, वहाँ से ये पूरा देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई आपको दिक्कत आ रही है इसको जानने में, पढ़ने में, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। दैट्स इट। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का मोड क्या रहेगा, किस तरीके से आपका सिलेक्शन किया जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें रखे गए हैं, उससे कम आपके नंबर आते हैं तो आपको एलिजिबल माना ही नहीं जाएगा। अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 30%, OBC EWS के लिए 25% और SC ST के लिए 20%। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं कट ऑफ क्रॉस करने के लिए और फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, तो इसका कोई मीनिंग रहता ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। और ये आपको बताना पड़ेगा आप स्टेनोग्राफर ग्रेड C के लिए अप्लाई कर रहे हैं या D के लिए कर रहे हैं या बोथ एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं है। मेल प्रैक्टिस के लिए आप करेंगे ही नहीं मेल प्रैक्टिस, ठीक है, कोई घपला वपला आप करने ही वाले नहीं है एग्जाम में, तो इसको भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी और मुझे लग नहीं रहा है कि इसमें कुछ है। और एक बार हम देख लेते हैं टू बी श्योर कि कोई चीज़ ऐसी नहीं रह जाए कि जिसको हम पढ़े नहीं, तो हम एक बार पूरा डिटेल में फॉर्म को देख लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्म का दिखाया है कि किस तरीके से फॉर्म भरेगा आपका, ठीक है। बेसिक डिटेल्स इस तरीके से भरी जाएंगी। आधार का पूछा जाएगा, आधार नंबर वेरीफाई करना है, टाइप ऑफ ID, नेम आपका देना है, ठीक है, चेंज नेम किया है या नहीं उसको दिखाने के लिए, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया। ये फॉर्म भी इन्होंने दिया है जिससे आपको बाद में उसमें दिक्कत ना आए, इसलिए आप ये ज़रूर से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ये आप देख लें कि फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके का है। फादर नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th पास करना, 12th पास करना, रोल नंबर आपका क्या रहा था उसके लिए, ठीक है। और भी आपने कुछ कर रखा है तो उसको दिखाने के लिए, और उसके बाद ये सेव कर देना।
फिर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हो गया, कैटेगरी कौन सी आपकी है ये सब देखने के लिए, एड्रेस क्या है, कहाँ से आप आते हैं, ये सारी चीज़ देखने के लिए को भी आपको सबमिट कर देना। फिर एग्री आपको करना होता है कि मैंने जो भी यहाँ पे चीज़ लिखी है वो एकदम सही है। मैं इसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ ये किस तरीके से लिखा रहता है। डिक्लेरेशन रहता है, आई hereby डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय मी, मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है इन दिस फॉर्म इज ट्रू, वो एकदम सही है, कंप्लीट है और करेक्ट है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, अगर मुझे जहाँ तक पता है, एंड बिलीव आई अंडरस्टैंड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन बीइंग फाउंड फॉल्स, अगर ऐसा, मैं ये बहुत अच्छे से समझता हूँ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर गलत यहाँ पे निकलती है, इनकरेक्ट निकलती है एट एनी स्टेज, कोई भी स्टेज पे, मेरा अपॉइंटमेंट जो रहेगा वो उसको कैंसिल्ड माना जाएगा, टर्मिनेटेड माना जाएगा, गलत अगर मैं इन्फॉर्मेशन भरता हूँ तो। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये भी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हैं ये भी, ये हम पहले ही देख चुके हैं, वापस से वही है फॉर्म दूसरा भरने के लिए। ठीक है, दोनों में कोई माइनर डिफरेंस होगा, क्या भरना है किस तरीके से रहेगा। प्रोफाइल फोटो और सिग्नेचर ये आप देख लेंगे, ये भी उसमें से आप देख लें घर से ही, अगर आप फॉर्म भरना है तो ये आप डिटेल्स थोड़ा सा पढ़ लें, ये रहेगा। इसके अलावा एक बार हम और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें और भी कुछ इतना नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए जो वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली। मैं वापस से आपसे कह रहा हूँ, अभी भी आपको अगर लगता है कि कोई दिक्कत आपको आ रही है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप ये तो डाउनलोड कर ही सकते हैं, आपका जो ये नोटिफिकेशन जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा मैं वापस से आपको बता रहा हूँ कि आपको इंग्लिश अगर पढ़नी है तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा चैनल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी सारे लोग अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, पर मैं भी काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और इंग्लिश मेरी स्पेशलिटी है, इंग्लिश में बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। तो आप प्लीज़ एक बार मौका दें और वीडियोज़ को चेक करें कि किस तरीके से मैंने पढ़ाया है। सारी एग्ज़ाम्स को हम कवर करने की कोशिश करते हैं और टॉपिक वाइज भी आपको वहाँ वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। प्लीज़ गिव इट ए चांस और फिर आप देखिए, आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो सारी देखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है आपको वीडियोज़ अच्छी लगेंगी। तो आज के लिए इतना ही, हमने देख लिया कि एसएससी का फॉर्म जो निकला है स्टेनोग्राफर का ग्रेड सी और डी के लिए, उसकी पूरी डिटेल्स हमने देख ली हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें ईमेल भेज सकते हैं और आपकी पूरा निदान किया जाएगा, आपकी जो भी समस्या होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू।